हेलो फ्रेंड्स, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ेंगे अभी। देखिए, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने जहाँ जो सोर्स को तो वॉल्यूम, मास और इसका कम रहेगा, वन मतलब वाट पर यूनिट वॉल्यूम पकड़ने से हमको मतलब डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इजीली एसेसिबल, एक जगह से दूसरे जगह ले सकता है, वहाँ को ट्रांसपोर्टेबल कर सकता है और इकोनॉमिकल, कम पैसा से ज़्यादा हमारा इनकम एनर्जी मिलना चाहिए, तो उसको गुड सोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट होता है कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स, दो रहता है। तो उसको जिसका अल्टरनेट है तो उसको तो कन्वेंशनल सोर्स में तो उसको देखिए, कन्वेंशनल सोर्स जितना है इसमें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स लास्ट को आएगा, एक जो रिन्यूएबल होता है। ठीक है, वो छोड़ दीजिए। अल्टरनेट सोर्स में नॉन कन्वेंशनल सोर्स बोलता है उसको, अल्टरनेटिव सोर्स। तो हमने अभी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कन्वर्शनल फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया तो मिलेगा नहीं दूसरा वो। तो ऑक्साइड, ये लोग ये जितने सारे हैं वो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर का पैदा करता है जलन से। एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन का कॉज है, मेन है। नाइट्रोजन सल्फाइड गैस है, उसलिए वो बनता है। नेक्स्ट आपका ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है पावर प्लांट। तो वो कौन सा पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब वाटर से। तो पावर प्लांट क्या होता है तो उसमें उतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। तो थर्मल पावर प्लांट में तो उसमें ये तो एफिशिएंट है एंड ट्रांसपोर्टिंग कोल, पेट्रोलियम ओवर सेम डिस्टेंस में मोर एफिशिएंट है उनसे। कोल, इसमें से कोल यूज़ करने से ये मोर एफिशिएंट है। उसमें हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो थर्मल एनर्जी को यूज़ करके बॉयल करके उसको फिर स्टीम को फिर टरबाइन घुमा के उन्हें। हाइड्रो पावर में क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। तो डैम में जो रहता है पावर, पोटेंशियल एनर्जी डैम पानी में जो रहता है उसको एक फॉलिंग, एक टरबाइन के ऊपर गिराएंगे, वो भी घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होगा। तो सब रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मतलब फिर पानी खत्म नहीं होगा तो वो तो वाटर साइकिल है ना। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल एनर्जी का इम्प्रूवमेंट बना के क्या क्या हमने बनाया। बायोगैस, बायोमास, चारकोल, बायोगैस, ये सब है। तो चारकोल क्या होता है, बायोमास मतलब गोबर टैंक को यूज़ करता है, जो गोबर गैस, जो बायोमास। ठीक है, बायोमास उसमें ज़्यादा काव डाउन को कैक को यूज़ करने से हमारा ज़्यादा ये स्मोक निकलता है, स्मोक ज़्यादा होता है। तो अगर वुड को लिमिटेड एयर में साफ करके उसको अगर बॉन्ड करेंगे, जालेंगे, तो उसमें वाटर और वोलाटाइल मटेरियल जो रहता है वो रिमूव हो जाता है, उसके बाद उसको चारकोल बनता है। ठीक है, तो बायोगैस में मीथेन रहता है 75%। ठीक है, लेकिन ये चारकोल जब बनता है वो स्मोकलेस गैस है, उसमें धुआं नहीं निकलेगा एंड हायर हीट जनरेट एफिशिएंसी। ठीक है, विंड एनर्जी, वो भी एक 15 के, उसके लिए क्या ज़रूरत है, विंड एनर्जी को यूज़ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी निकालना है तो उसको मिनिमम स्पीड चाहिए हवा का 15 kmph और रिन्यूएबल होगा। ये कॉस्ट ज़्यादा खर्चा होता है। इंडिया में कन्याकुमारी में 380 मेगावाट का, लेकिन वर्ल्ड में डेनमार्क है, उसका 25% ऑफ वो इलेक्ट्रिसिटी कंट्री का, डेनमार्क का यूज़ होता है, जनरली विंड एनर्जी से यूज़ करता है। नेक्स्ट आपका एनवायरनमेंट ऊपर पढ़ेंगे। एक होता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो बैक्टीरिया, अगर पेपर नीचे गिरा है कुछ दिन के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है। लेकिन जिसमें बैक्टीरिया लाइन पॉलीथीन गिरा है तो उसमें बैक्टीरिया डिकम्पोज कर नहीं पाएगा, तो उसको बोलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट होता है इकोसिस्टम। इको में
दो वेरिएट, एक बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक जिसका लाइफ है, जैसे बैक्टीरिया है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स, वो बायोटिक है। एबायोटिक मीन्स जिसका में लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग है, एयर, वाटर, लैंड, ये सब एबायोटिक सोर्स, एबायोटिक सोर्स बोलता है। ठीक है, ये फिगर में आपसे सीख सकता है कौन सा इकोसिस्टम में कौन कौन रहता है। बायोटिक सोर्स रहता है, एबायोटिक सोर्स दोनों रहता है। ठीक है, नेक्स्ट होची नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या है नॉन कन्वेंशनल? आता है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को यूज़ करके नॉन कन्वेंशनल और अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर सेल होता है 0.5 टू 1 वोल्ट ज़्यादा है, और उसको पावर होता है 0.7 वाट का। उसमें मूविंग पार्ट नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम है, और उसमें सिलिकॉन यूज होता है। सोलर सेल में सिलिकॉन और सिल्वर दोनों यूज होता है। दो सेल में कनेक्शन के लिए सिल्वर और सिलिकॉन होता है सेल के लिए। तो कहाँ कहाँ यूज होता है? सैटेलाइट, स्पेस ऑर्बिटर, रेडियो एंड टीवी, रिले स्टेशन एंड ट्रैफिक सिग्नल, उसमें सब ये यूज होता है। कौन? सोलर सेल। नेक्स्ट होची नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यही चल रहा है कंटिन्यू। एनर्जी फ्रॉम सी, जो थर्मल एनर्जी है और टाइड एनर्जी, वेव एनर्जी, उसको यूज़ करने को एनर्जी सी, ये तीनों एनर्जी हमसे सी से भी इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकता है। थर्मल एनर्जी और ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी, जहाँ पे सपोज कुछ मोल्टेन लावा है, उसको जो हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियो थर्मल। और वहाँ से अगर हॉट स्प्रिंग, और सपोज गर्मी है नीचे, उसमें एक नीचे से कोई गया है, मतलब पानी जा रहा है, और उसको छेद करके, अगर पत्थर को छेद करके ऊपर से जो गर्मी पानी निकालता है, वहाँ पे पाइप लगा के गर्मी का पानी निकाल के उसको टरबाइन घुमाएंगे स्टीम बना के, तो उसको भी जियो थर्मल बोलते हैं। तो मिट्टी के अंदर से पाइप लगा के वो पानी निकालता है बाहर, गर्मी का पानी। ठीक है, हाई टेम्परेचर वाटर को यूज़ करके उसको जियो थर्मल। जनरली यूएसए में जनरल ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हॉट स्ट्रीम ज़्यादा है। न्यूजीलैंड, यूएसए, वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, एटम बम में ये सब यूज़ होता है। न्यूक्लियर फिशन के लिए और फ्यूज़न के लिए, दो वेराइटी का। फ्यूज़न आएगा तो एटम बम, फिशन आएगा तो फ्यूज़न में सन में फ्यूज़न प्रोसेस है, एटम बम में यूज़ होता है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन जो है रिएक्टर एटम बम में यूज़ होता है। ये दो बम है, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर फिशन, फ्यूज़न FU, फिजन आएगा तो एटम बम। तो E इक्वल टू mc² कौन दिया था? आइंस्टाइन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। E इक्वल टू, ये फार्मूला को बेस करके हुआ था, वेयर c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो इसका होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 eV इक्वल टू 1.602 × 10⁻19 जूल है, लेकिन ये मेगा जूल में देता है। ठीक है, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे रहता है? तारापुर, काकरापुर, गुजरात। ठीक है, कर्नाटक, कल्पकम, तमिलनाडु का राणा प्रताप सागर, राजस्थान में। ठीक है, और काकरापुर, गुजरात, नारोरा यूपी। ये थोड़ा रॉन्ग है, काईगा होगा। ठीक है, ये काईगा कर्नाटक, यहाँ पे अपने CAIG काईगा कर्नाटक। नेक्स्ट होता है स्टोरेज डिस्पोजल के लिए प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर जो फ्यूल्स है उसको एंड प्रोडक्ट को डिस्पोजल करना बहुत मुश्किल है, स्टोरेज करना भी उसको मुश्किल है। तो कहाँ का यूरेनियम यूज़ होता है, प्लूटोनियम, थोरियम। ठीक है, उसको लेके उसका न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, उसको एक स्लो न्यूट्रन में अगर बम्बार्डमेंट करेंगे तो स्प्लिट अपार्ट लाइट एंड ट्रेमोनियस एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी बहुत देता है, लाइट और एनर्जी दोनों देता है। तो न्यूक्लियर फ्यूशन, एटॉमिक बम। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियर को मेके हेवियर न्यूक्लियर बनाना है। वहाँ पे हेवियर न्यूक्लियर को बम्बार्डमेंट करके लाइटर बनाता है, लेकिन इधर ये लाइटर को जॉइंट करके हेवियर बनाता है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट को हीलियम, जो जैसे सन में होता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है। नेक्स्ट CNG होता है, क्लीन फ्यूल है सबसे ज़्यादा।
क्लीन फ्यूल है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है फूड चेन एंड वेब्स। तो फूड चेन एंड फूड वेब जैसा है। पहले देखिए ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल का जो पिरामिड एक बनाया है, एक होता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर, जो ग्रीन प्लांट है, जो पहले खाना बनाता है सबके लिए, वो कहाँ से बनाता है? सनलाइट को यूज़ करके। सनलाइट का 1% यूज़ करेगा, उसके जितने सारे सनलाइट अर्थ को आता है वहाँ का 1% ही यूज़ करता है कौन? ग्रीन प्लांट, बाकी सब लॉस होता है। तो अब बाकी जितने सारे स्टेप है, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद जो थर्ड कंज्यूमर है, टर्शियर कंज्यूमर है, तीनों 10% 10% 10% यूज होता है, बाकी 90% लॉस होता रहता है हर स्टेज में। तो 1% सनलाइट का 10% 10% बाकी ऊपर वाला यूज करते रहते हैं। तो प्रोड्यूसर होता है ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट मतलब वो खुद का खाना खुद बनाता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए उसको प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट होता है प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब हार्बीवरस। हार्बीवरस मतलब वो कार्निवरस नहीं है, मतलब वो खान मीट, वो ओनली प्योर वेज है, मतलब ग्रीन प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। ठीक है, ये देखिए ग्रास ऊपर है, और कुछ रैबिट्स है, ये लोग हार्बीवरस है। ठीक है, ओनली ग्रीन प्लांट को खा के बचता है वो लोग। लेकिन कार्निवरस मतलब वो सेकेंडरी कार्निवरस, मतलब छोटा छोटा वाला जो ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब मीट खाता है, तो उसको कार्निवरस बोलता है। ठीक है, तो ये हार्बिवर्स को मार के खाता है कार्निवरस वाले। लेकिन ये उसमें क्या होता है, कार्निवरस तो हमेशा हार्बिवर्स को मार नहीं पाएगा, तो उसमें दो होता है, कार्निवरस एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। जो लार्ज अमाउंट रहता है उसको, तो प्राइमरी सॉरी ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो स्मॉल कार्निवरस को हमने सेकेंडरी कंज्यूमर बोलता है। नेक्स्ट होता है जिसका जो लार्ज साइज का रहता है उसको उसको लार्जर कार्निवरस, और टर्शियर कंज्यूमर्स उसको कंज्यूमर बोलता है, जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का फोर्थ स्टेज में है। तो लार्जर से टाइगर है, लायन है, ये कार्निवरस है सब, लेकिन ये भी जो उससे छोटा वाला कार्निवरस को खा लेता है वो लोग, तो इसीलिए वो उसका साइज जो लार्ज है तो उसको टॉप में रहता है। और उससे नीचे जो है कार्निवरस है। कार्निवरस दो वेराइटी का, छोटा बड़ा साइज का होता है, इसलिए उसको सेकेंडरी कार्निवरस एंड टर्शियर कार्निवरस। लेकिन प्राइमरी फोर्थ में रहता है। ठीक, हार्बिवरस और प्राइमरी कंज्यूमर। हार्बिवरस होता है प्राइमरी कंज्यूमर, बाकी ये होता है, तो ओनली प्रोड्यूसर एक ही है, ग्रीन प्लांट इज द प्रोड्यूसर, बाकी सब हार्बिवरस, प्राइमरी कार्निवरस एंड सेकेंडरी कार्निवरस, ये सब ऊपर है। ठीक है, सेकेंडरी जो लेफ्ट साइड में लिखा है देखिए यहाँ पे, ये फिगर का यहाँ पे देखिए, ये तो प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट। हार्बिवरस वो टोटली ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरी कार्निवरस ये ग्रीन प्लांट को ये लोग को खाता है, हार्बिवरस को खा के बचता है, लेकिन उसका छोटा है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी कार्निवरस ये बड़ा वाला जो है, इसमें टाइगर भी रहेगा, वो रखा है हमें एक्चुअली टाइगर फाइगर रखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है डायग्राम फ्लो ऑफ एनर्जी। ऐसा ही बोला था, फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूसर वाले जहाँ पे 1% रहता है उसको 10%, ये भी उसका 10%, ये उस पर भी 10%। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ह्यूमन बींग क्या बोलता है, ये सब इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो टॉप में रहता है, ये टॉप में ह्यूमन बींग रहता है, क्योंकि जितने सारे ग्रीन प्लांट, मीट, मछली जो जो खा लेता है, ह्यूमन बींग ही रहता है टॉप में, सब खाता है ये। तो ये जितने सारे उनके पास डिजीज है उसके ह्यूमन बींग के पास आ जाता है। तो जैसे प्लांट्स में हो, नहीं तो जितने सारे केमिकल्स रहता है सब एक्यूमुलेट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो इसको बोलता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ओनली मीट में नहीं है, वेजिटेबल, राइस, फूड ग्रेन्स भी फाइनली रेसिड्यू व पेस्टिसाइड, जो फाइनली पेस्टिसाइड ह्यूमन बींग ही कंज्यूम करता है। तो लेकिन ह्यूमन बॉडी से वो वॉशिंग हो नहीं पाएगा, कोई उसको मैग्निफिकेशन होता रहता है उसको।
बायोलॉजिकल। तो ये जो वेब है, नेक्स्ट वेब रहेगा, देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन तो बताया था और उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, वो पिछले क्लास में बताया था। अल्ट्रावायलेट रे को करता है O3 फॉर्म है, पॉइजनस इफेक्ट है, उसको एक एटमॉस्फेयर का टॉप लेवल में एक वो क्या है, एक लेयर बन के, एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, उसको ओजोन लेयर बोलता है। वो डिप्लीशन होता है, मतलब थिनर हो जाता है ड्यू टू CFC गैस। ठीक है, नेक्स्ट आता है फूड वेब। फूड वेब में हमने जनरली एक स्ट्रिक्ट लाइन लेता है। सपोज प्रोड्यूसर को हार्बीवरस का या हार्बीवरस को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसा बोल रहे हैं, एक दूसरे को खा के स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक प्लांट को 3-4 खाएंगे, उसको बकरी भी खाता है, उसको गाय भी खाता है, तो ये सब सीधा सीधा नहीं जाके एक एक सीरीज कंप्लीट होता है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल होगा। तो एक सीरीज क्या होता है, ये फूड वेब का फिगर दिखने से आपको मालूम पड़ेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थोड़ा देखेंगे। फूड वेब में मतलब फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शन तो होता है, मतलब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जाता है, कंज्यूमर का थर्ड कंज्यूमर तक जाता है। तो कार्निवरस तो मतलब टेस्टियर तक जाता रहता है, स्ट्रेट में जाएगा, मतलब एनर्जी बैक नहीं होगा। फिर अगर प्लांट को अगर गोट ने खा लिया तो गोट से फिर एनर्जी प्लांट को नहीं आएगा, वो स्ट्रेट नहीं होगा कभी। तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर बैक टू द सोलर इनपुट। सपोज ग्रीन प्लांट खा लिया है सनलाइट को, यूज किया है सनलाइट को, तो सनलाइट को वो ग्रीन प्लांट देगा नहीं एनर्जी, तो एनर्जी पासेस हर्बीवर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने सारे एक पिरामिड के ऊपर ऊपर जाता है, एनर्जी का डायरेक्शन भी ऊपर ऊपर जाएगा। तो लेकिन ऊपर ऊपर जाता है, लेकिन ब्रांचिंग सीरीज में होके जाता है। ठीक है, उसको बोलता है फूड वेब। तो ब्रांचिंग होके जाता है। फूड वेब का फिगर भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ह्यूमन बींग्स, उसको तो मैं बताया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जितना है उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। तो पहला आता है नेचुरल रिसोर्स, तो चढ़िए ये तो बहुत सारे हैं। मेन होता है प्लांट का जैसे, ठीक, तो उसको डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, सब बहुत रीजन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 3R क्या होता है, जनरली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 3R। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, सपोज वाटर है, वाटर को सेव वाटर करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बचाना है तो रिड्यूस करना है, जितना कम यूज होगा। तो पहला होता है रिसाइकल। रिसाइकल क्या है, तो सपोज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, वो सब रिसाइकिल होता है, तो रिसाइकलिंग करना है। ठीक है, जो उसका रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन और एक दूसरा होता है रीयूज। ठीक, अगेन एंड अगेन। वही एक सपोज एक पॉलीथीन आप लेके आए, वही पॉलीथीन का आप फेंक देता है, लेकिन उसको दोबारा यूज कर सकता है। ठीक है, तो नहीं तो बैग लाया, यूज करने के बाद उसको फेंकने का जरूरत नहीं है, तो उसको रीयूज कर सकता है। ठीक, तो रिसाइकलिंग से बेटर देन उसको रीयूज करना है, उसको बोलता है 3R का मेन पॉइंट है। तो 3R में वो रीयूज होता है। और नेक्स्ट होता है रेड्यूस। हमारा जो यूज है, मतलब लेस यूज करना है। लेस यूज मतलब रेड्यूस करना है, मतलब जितना कम जरूरत होगा। ठीक है, ये जो पानी का टैप बंद करना है, इलेक्ट्रिसिटी जो ज़रूरत नहीं है उसको बंद करना, लाइट फैन बंद करना है जब ज़रूरत नहीं है, उसको बोलता है रेड्यूस। ठीक है, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, उसको बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है तीनों 3R, रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो ह्यूमन नीड जितना ज़रूरत है उतना ही रखना है, बाकी सब एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, करंट बेसिक ह्यूमन बींग्स वाइल प्रिजर्विंग द रिसोर्स फॉर, जितने सारे रिसोर्स है फर्दर जनरेशन के लिए रखना है। सपोज वाटर पूरा ख़त्म करेंगे नहीं, फर्दर जनरेशन के लिए रखना है, तो उसको बोलता है एक पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जितने सारे नेचुरल रिसोर्स है उसको सेव करना है। ठीक है, कंजर्वेशन करना है।
नेक्स्ट है आपका स्टैक होल्डर क्या है। जो फॉरेस्ट के कंजर्वेटर है उसको स्टैक होल्डर बोलते हैं। तो उसके कितने आदमी स्टैक होल्डर है। फॉरेस्टर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, फॉरेस्ट इज द क्वेश्चन आया था, बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट, जितने सारे एनिमल्स प्लांट्स किंगडम्स रहता है उसको फॉरेस्ट में रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बोलता है फॉरेस्ट को। तो अगर वो फॉरेस्ट लॉस हो जाएगा तो ये बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होएगा, जो वैरायटी प्लांट है वैरायटी एनिमल वो सब लॉस होएगा, तो इकोलॉजिकल इम्बेलेंस होगा, स्टेबिलिटी जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्या है। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था। ये चिपको मूवमेंट, ठीक है। ये सब दी हॉक द ट्री मूवमेंट का चिपको मूवमेंट, ठीक है। ये सब प्लांट्स को बचाने के लिए प्लांट्स को ग्रास रूट लेवल से ही हुआ था, ठीक है। ये सब बहुत सारे हुआ है। साल फॉरेस्ट बचाने के लिए जो वेस्ट बंगाल में भी हुआ था, ठीक है, आरावरी में। तो ये सब दिखना पड़ता है, इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल सोशल एंड टाइमिंग क्वालिटी, ये सब को चेक करना है मैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट होता है वाटर। वाटर एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको सेव करने के लिए जनरली क्या क्या होता है। तो वाटर फॉर ऑल, डैम बनाना है सेव करने के लिए, ठीक है। और वाटर कंजर्वेशन, बाकी टाइम समुद्र में सी में जाके नदी का पानी बह जाता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो उसको डैम बना के रखना है। छोटा छोटा डैम्स के लिए तो प्रॉब्लम होता है, सोशल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, उसमें दूसरा होता है, लेकिन उसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करके बनाना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग छोड़िए, कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसको कंजर्वेशन करना है आगे के लिए, जितना कम यूज होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, गर्मी बढ़ता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बिट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।